तो हम लोग क्या देख रहे थे कि ये जो एक मॉलिक्यूल ए है ये अपने आसपास के मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स जनरेट करता है। तो ये इसका क्या होगा, ये उसका वो एरिया है जहाँ पर इसका अट्रैक्शन चलता है, जहाँ इसका अट्रैक्शन का असर है, इफेक्ट है। तो इस पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे एरिया को हम लोग बोलेंगे इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, इफेक्ट। तो यहाँ पर इस पूरे एरिया में इसका इफेक्ट चलता है, इस एक मॉलिक्यूल का इफेक्ट ये आसपास के पूरे एरिया में चलता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या फिर वो इफेक्ट। तो ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये इफेक्ट ये आसपास की पूरी एरिया में चलेगा और उसका रिजल्ट हमको यहाँ पर ऐसे मिलता है। ठीक है, अब ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कितना होता है, एक मॉलिक्यूल के साइज का। इसका एरिया कितना है, अगर कोई पूछेगा इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया कितना है एक मॉलिक्यूल के साइज़ का, यानी 10⁻⁹ मीटर। यही मॉलिक्यूल का साइज़ होता है। साइज़ मतलब डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल के साइज़ का इसका एरिया, और यही चीज़ में इसका इन्फ्लुएंस, इसका इफेक्ट मालूम पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ये चीज़ काम करती है। तो अब ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्या है कि ये जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करती है। अब ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो फोर्स जनरेट करता है वो दो में डिवाइड हो गया, एक कोहेसिव फोर्स और दूसरा एडिसिव फोर्स। अब कोहेसिव और एडिसिव फोर्स क्या है, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में यहाँ पर ये फ्लूइड है, तो ये फ्लूइड के जितने भी मॉलिक्यूल्स, यानी सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल, अगर इसमें वाटर है तो वाटर, इसमें अगर केरोसिन है तो केरोसिन, इसमें हनी है तो हनी, ऑयल है तो ऑयल, इन सब के बीच में आपस में अट्रैक्शन, यानी कोई एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में आपस में जो अट्रैक्शन रहेगा, उस अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं कोहेशन या कोहेसिव फोर्स। वो क्या हो गया आपका, कोहेसिव फोर्स। एक हो गया कोहेसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स किसको बोलेंगे, जहाँ पर आपने देखो सुना होगा फेविकॉल को बोलते हैं ना, बेस्ट एडिसिव है। एडिसिव मतलब जोड़ने वाला। तो एडिसिव क्या है, एडिसिव फोर्स, ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड का अट्रैक्शन यहाँ पर ये जो कंटेनर है, कंटेनर के मॉलिक्यूल से, ये जो आपका कंटेनर है, कंटेनर के मॉलिक्यूल से जो इसका अट्रैक्शन रहेगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स। तो एडेसिव फोर्स क्या है, एडेसिव फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस। दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडेसिव फोर्स। तो एडेसिव फोर्स ये दो के बीच में, यानी कंटेनर के मॉलिक्यूल्स और जो फ्लूइड है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन। क्लियर। तो एक हो गया आपका एडेसिव फोर्स और एक हो गया कोहेसिव फोर्स। ये एडेसिव और कोहेसिव फोर्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सरफेस टेंशन के लिए, या फिर आगे और चीज़ें इसमें हमको देखनी है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, खासकर सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए जो आगे का टॉपिक है वो आएगा। अब हमको देखना है मेन सरफेस टेंशन क्या है, जिसका इंट्रोडक्शन टॉपिक के स्टार्ट में दिया था। तो सरफेस टेंशन क्या है, टू स्टार्ट विथ, आपके पास में क्या है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ये फ्लूइड भरा हुआ है। अब यहाँ पर यहाँ तक इसको हम लोग x डैश y डैश ले लेते हैं, ये पूरा यहाँ तक नीचे, और इसके ऊपर का ये xy। अब इस कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, कंटेनर के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है नीचे वाला, ये मॉलिक्यूल के पास में वो अपनी जगह पे रुका हुआ है, तो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। हर एक मॉलिक्यूल के पास में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का मिक्सचर है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल थोड़ा मूविंग है और कुछ हाइट पर रुका हुआ है, तो उसके पास हाइट के वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगा और उसके मोशन के वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का मिक्सचर है। तो अब यहाँ पर ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का मिक्सचर आपको रिजल्ट क्या देगा कि ये मॉलिक्यूल्स इस जगह पे अपना इफेक्ट दिखाएंगे। अब जैसे ही समझो इसको किसी वजह से एनर्जी मिलेगा,
ये मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, इसके आसपास के जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सब मॉलिक्यूल इसको आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये केस समझाया था आपको, तो इस मॉलिक्यूल के आसपास के जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सब मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक स्फीयर, हर एक मॉलिक्यूल का एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा और उस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की वजह से वो मॉलिक्यूल से एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। पर ये मॉलिक्यूल जब उठ के ऊपर जाना शुरू करते हैं तो इनका जो एनर्जी का प्रपोर्शन है वो चेंज होगा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मिक्सचर जो है वो चेंज होगा। मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते जाएंगे और सरफेस के ऊपर बढ़ेंगे और सरफेस पे जैसे जैसे जाएंगे ये हाइट पर जाएगा, इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी क्योंकि वो हाइट पर जा रहा है। अब यहाँ पर ये ऊपर जाना शुरू हो गया, ठीक है। अब आप इसी मॉलिक्यूल को ऊपर लेके जाओ समझने के लिए, या फिर ऊपर जो एक मॉलिक्यूल है उसको कंसिडर कर लो, बात एक ही होगी। तो हम लोगों ने स्टार्ट से मॉलिक्यूल को लिया है तो इसी को लेके ऊपर चलते हैं। अब ये मॉलिक्यूल को ऊपर जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, ऐसे ही ऊपर तो जाएगा नहीं। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो इसको वर्क करना पड़ेगा और जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी हाइट बढ़ेगी, वैसे वैसे इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी आएगी और उस पोटेंशियल एनर्जी को लेकर वो यहाँ पर पहुँचेगा। अब यहाँ पर अगर हर एक मॉलिक्यूल को यहाँ पे स्टडी करें, जैसे अब ये मॉलिक्यूल यहाँ पहुँच गया तो लगभग अब ये इसके लेवल पे आ गया, यानी समझो ये ऐसा हो गया, ये मॉलिक्यूल इधर ऐसा हो गया। अब ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल के आसपास में इधर मॉलिक्यूल होगा, इधर मॉलिक्यूल होगा, इधर मॉलिक्यूल होगा, इधर का, पर ऊपर नहीं है, ऊपर से कम होना शुरू हो गया। तो अब इसको ऊपर के साइड से जो इन सारी फोर्सेस को बैलेंस करते थे मॉलिक्यूल, अब यहाँ पर कैसा है देखो, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसा है कि हर एक मॉलिक्यूल को आसपास से उतने ही मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब मॉलिक्यूल एक दूसरे का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करते हैं, बैलेंस करते थे। ये इससे बैलेंस करेगा, ये इससे बैलेंस करेगा, ये इससे बैलेंस करेगा। तो ये सब क्या होगा, आसपास में एक दूसरे की फोर्स को बैलेंस करके इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। अगर सब एक तरफ से इसको, मतलब अगर कोई 5 न्यूटन की फोर्स से मुझे यहाँ खींच रहा है, कोई 5 न्यूटन की फोर्स से यहाँ से खींच रहा है, दोनों 5-5 न्यूटन की फोर्स से खींचेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, सेम फोर्स से खींच रहा है ना, पर खींच तो फिर भी रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स नीचे हैं, ये मॉलिक्यूल इनके साथ में क्या है, इनको चारों साइड से सेम अमाउंट की फोर्स खींच रही है। जब चारों साइड से सेम अमाउंट की फोर्स खींचेगी तो ये मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जाएगा, वो कहीं नहीं जाता, वो बैलेंस रहता है उसकी फोर्स। अब ये इसको समझो कि कोई हमने एनर्जी देकर ऊपर भेजा, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसके आसपास के मॉलिक्यूल कम होंगे, यानी अब ये 1 2 3 4 बचा, यानी ऊपर से 1-2 मॉलिक्यूल कम हो गए। तो 1-2 मॉलिक्यूल कम होने की वजह से इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स रख रही है, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब तक ये फोर्स कैसी थी, बैलेंस थी और इक्विलिब्रियम मेंटेन था। अब यहाँ पर कैसा अनबैलेंस्ड फोर्स है और जैसे ही ये मॉलिक्यूल यहाँ पर एकदम सरफेस पे पहुँचेगा, सरफेस वाला मॉलिक्यूल इमेजिन करोगी और ऊपर चला गया। अब इसको खाली अट्रैक्ट करने के लिए मॉलिक्यूल कहाँ पर है, सिर्फ नीचे इसके, आधा मॉलिक्यूल तो अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा, यानी इसको बाहर से खींचने वाला कोई नहीं है। अब एक्चुअल में खींचने वाला रहता है, कौन रहता है, यहाँ जो हवा है, हवा का मॉलिक्यूल इसको खींचता है, पर वो दूसरे सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है, वो हवा का मॉलिक्यूल है, वो इस फ्लूइड का मॉलिक्यूल नहीं है। तो वो उस पर उतनी फोर्स नहीं लगाएगा जितनी फोर्स ये नीचे वाला लगाता है। तो रिजल्ट क्या होगा कि इसको जो ऊपर से अट्रैक्शन हवा के मॉलिक्यूल से मिल रही है वो सेम नहीं है। यानी समझो कि अगर यहाँ पर इसको लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है वो समझो कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो इधर वाला वो मुश्किल से 0.5 का लगाएगा या 1 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, यानी फोर्स उसके पे कम लगने वाली है, ठीक है। तो फोर्स कम लगेगी और ये मॉलिक्यूल जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पहुँचने के बाद में इसके पास में ये पूरा बैलेंस्ड कंडीशन आ गया, सॉरी अनबैलेंस्ड कंडीशन आ गया। तो अनबैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा कि इसके पास में टाइटनेस आएगा, अब उसको कोई खींच रहा है, ठीक है। अब इमेजिन करो ये मॉलिक्यूल के साथ में क्या हो रहा है, और ऐसे पूरे सरफेस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, पूरे सरफेस पे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आ गए, ये पूरे सरफेस पे ऐसे ही हाफ हाफ अट्रैक्शन वाले मॉलिक्यूल आ गए। अब देखो ये ऐसे पड़ा हुआ एक हाथ है, इसको अगर कोई नीचे से ऐसे पकड़ के इसके पे फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाए, खींच रहा है नीचे के साइड में, तो अब नीचे इसको जैसे ये मॉलिक्यूल खींच रहे तो इसके पे फोर्स लगेगा और ये नीचे जाएगा, पर ये नीचे जा नहीं सकता, बस उसको खींच के रखेगा, वो खींच के रखने की वजह से वो टाइट हो जाएगा। अब नीचे जा क्यों नहीं सकता, क्योंकि नीचे क्या है, लिक्विड या फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये लिक्विड या फ्लूइड जो भरा हुआ है, ये लिक्विड या फ्लूइड इसको नीचे लेके नहीं जा सकता,
क्योंकि लिक्विड और फ्लूइड जो है वो उसने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रहा है उसको नीचे आने नहीं देगा। वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देने की वजह से वो नीचे नहीं आएगा। और यहाँ पर सरफेस पे क्या होगा, यहाँ पर सरफेस पे, इस सरफेस पर यहाँ पे ऊपर इसके ऊपर फोर्स बराबर लग रहा है। ये मॉलिक्यूल खींच रहे हैं इसको नीचे, पर नीचे लेके नहीं जा पाएंगे। तो इस वजह से क्या होंगे, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स लगता है और ये पूरे सरफेस के सारे मॉलिक्यूल्स टाइट हो जाएंगे। जब सरफेस के सारे मॉलिक्यूल्स टाइट होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ पे एक टाइटनेस आएगी, जैसे रस्सी पे टाइटनेस आती है। जो रोप क्लाइंबर्स होते हैं, रस्सी पे चलने वाले होते हैं, वो अगर रस्सी ढीली हो तो फिर इस पर चल नहीं सकते ना। तो इस पे इमेजिन करो कि आपको ब्लेड रखना है, इस पर आपको समझो कि कीड़े को चलना है, तो यहाँ पर कुछ उस रस्सी के जैसा टाइटनेस आना चाहिए। रस्सी के जैसा इस पर कुछ टाइटनेस आएगा तो इस पर कीड़ा चल सकता है, इस पर आप ब्लेड रखोगे टिक सकता है। समझ में आया? तो वो चीज़ हो, इसके लिए यहाँ पर कुछ ऐसा टाइट होना चाहिए, ऐसा ये टाइट होना चाहिए। अब वो टाइट हमारे लिए नहीं होगा, हम पानी के ऊपर पैर रखेंगे तो डूब जाएंगे, लेकिन वो कीड़े के लिए और ब्लेड के लिए काफ़ी है, उतना टाइटनेस वहाँ पे जनरेट होता है। तो ये पूरे सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर ये अट्रैक्ट कर रहा है। और ये सारे मॉलिक्यूल्स को जो अट्रैक्शन हो रहा है, उस अट्रैक्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल नीचे भी नहीं जा सकते, बस ऐसे खींच के रह जाएंगे। और ऐसे खींचे हुए जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर से कीड़े, ब्लेड ऐसे टिक जाते हैं। और ये जो नीचे खींचने की वजह से इनमें फोर्स आती है, इसी फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन। क्योंकि ये सरफेस पे हो रही है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन है किसी भी फ्लूइड के सरफेस के ऊपर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है, उस अनबैलेंस्ड फोर्स के वजह से मॉलिक्यूल्स में जो खिंचाव आता है, जो टेंशन आता है, उस खिंचाव और टेंशन की वजह से यहाँ पर एक टाइटनेस आती है। जिस टाइटनेस के वजह के ऊपर के रीज़न से उसके ऊपर से कीड़ा जा सकता है, उस पर ब्लेड रखा जा सकता है। तो वो टाइटनेस जो इसके ऊपर मेंटेन हुई, इससे यहाँ पर रिज़ल्ट क्या आएगा कि आपको यहाँ पर सरफेस टेंशन मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका सरफेस टेंशन। तो वापस फटाफट एक बार रिवाइज करेंगे। क्या है टॉपिक? बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, उसके आसपास जो मॉलिक्यूल हैं वो सब उसको अट्रैक्ट करेंगे और वो अट्रैक्शन इनके बीच में फोर्स लाएगा, उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो इफेक्ट है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो रीजन है जहाँ तक उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे अब ये ट्यूबलाइट जलाया तो उस ट्यूबलाइट का इफेक्ट इसी रूम में रहेगा ना, बाहर नहीं जाएगा, या बाहर जाएगा तो थोड़ा जाएगा। तो जहाँ तक इसकी लाइट जाएगी, उस लाइट के एरिया को हम लोग, उस पूरे रीजन को क्या बोलते हैं? उस लाइट का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जहाँ तक उसका इफेक्ट पड़ रहा है। वैसे इस मॉलिक्यूल के ऊपर मॉलिक्यूल जो है वो अट्रैक्ट किसको करता है? उसके आसपास के सब मॉलिक्यूल्स को, आसपास में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो आसपास के सब मॉलिक्यूल्स का जो रीजन है उसको हम लोग बोलेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया, समझ में आया? अब ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कितना होता है? एक मॉलिक्यूल के साइज़ का, यानी उसके ठीक पास के मॉलिक्यूल के ऊपर ही इसका अट्रैक्शन रहेगा। और एक मॉलिक्यूल का साइज़ या डायमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, या इसको 1 नैनोमीटर भी बोल सकते हो, 1 नैनोमीटर। ठीक है, अब ये जो फोर्स होती है, ये फोर्स दो टाइप की होती है। एक होती है कोहेसिव, दूसरी होती है एडेसिव। कोहेसिव फोर्स किसको बोलोगे? फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स का आपस में अट्रैक्शन, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स का जो आपस में अट्रैक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। जब फ्लूइड और सब्सटेंस के बीच में अट्रैक्शन होता है, ये फ्लूइड है, फ्लूइड का मॉलिक्यूल, और ये वेसल के मॉलिक्यूल्स के बीच के जो अट्रैक्शन है उसको हम लोग बोलेंगे एडेसिव फोर्स। एक हो गई कोहेसिव फोर्स, एक हो गई एडेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स है वो फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन करती है लिक्विड में। और एडेसिव फोर्स हम लोग किसको बोलेंगे? एडेसिव फोर्स वो फोर्स है जो ये मॉलिक्यूल, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल और ये जो वेसल का मॉलिक्यूल है उसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, यानी दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन। तो कोएडिसिव एंड एडेसिव बोथ द फोर्सेज आर देयर। नेक्स्ट कम्स, ये कोएसिव और एडेसिव फोर्स के बाद में आ गया आपका सरफेस टेंशन क्या है। तो सरफेस टेंशन जब मैं आपको समझा रहा था
तो ये डायग्राम हमारा थोड़ा सा समझने को रहेगा। ये डायग्राम क्या है, सिंपल है, आपको बता दिया मैंने आपको क्या है इसमें, कि जब मैंने आपको बताया कि सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये जब यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करेगी, इसको नीचे खींचेगी पर नीचे लेके नहीं जा पाएगी। तो अगर नीचे नहीं ले पाएगी तो ये ऐसे जो मॉलिक्यूल यहाँ ढीला था वो टाइट हो जाएंगे, और जब सरफेस के ऐसे सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे टाइट हो जाते हैं तो ये यहाँ पर एक तरह का फोर्स जनरेट करता है। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। ये हो गया आपका सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन इस तरह क्या करता है, स्ट्रिंग के अंदर टाइटनेस जनरेट करता है, और टाइटनेस इन द स्ट्रिंग हमको यहाँ पे अपना इफेक्ट देती है। ठीक है, तो ये हो गया सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन का टॉपिक एग्जाम में अक्सर आता है, तो आपको इसको प्रिपेयर करना है। आपका सिलेबस चेंज हुआ है, पर ये 12th में जो भी था वो आता था एग्ज़ाम में। इसके बाद देखेंगे सरफेस एनर्जी नेक्स्ट वीडियो में।